जहाँ साहब जिस सेंसिटिविटी के साथ जो संजीदगी हमें एनवायरनमेंट के लिए होनी चाहिए और जितना कृतज्ञ हमको उसका होना चाहिए, वो कृतज्ञता जाहिर करना तो दूर, हम तो एहसान फरामोश हो गए। हमें लग रहा है हम संजीदगी से सारी चीजों को समझ ही नहीं रहे। हम सर अलार्म सिचुएशन जो है उसको पार कर गए हैं, या अभी अलार्म हुआ जा सकता है, या अभी स्थितियों को काबू में किया जा सकता है? वो थिन लाइन मेंटेन हो सकती है क्या सर अभी? वैसे तो बस निकल चुकी है। अच्छा। बहुत लेट हो चुका है, लेकिन अभी हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा था, देयर इज नो प्लैनेट बी। कोई और अगर ग्रह होता तो शायद हम लोग सब लोग ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के दूसरे ग्रह पे चले जाते, शायद वहां पे स्थिति अच्छी होती। लेकिन हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, बल्कि इसी धरती पे रह करके, इसी देश में रह करके, अपने ही गांव में रह करके हमें इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जिंदगी है और इसको हमें वो तो हम चाहते ही नहीं है सर, वो तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास और कोई उपाय नहीं, लेकिन छोड़ देते हैं। जिस तरह का अलार्म, जिस तरह के वार्निंग्स हमें अभी मिल रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं कि जरूरी नहीं है कि अगले साल जो है मौसम ठीक हो जाए, क्योंकि इस साल मौसम खराब था। हाँ, आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि क्लाइमेट चेंज की भी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इसकी वार्निंग्स जो असल में ये हमें निराशा वहां होती है कि ऐसे वार्निंग्स जो हैं, आईपीसीसी की रिपोर्ट हो, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो बार बार हमें कहते हैं कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है, इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी है, हीट वेव है। क्योंकि हम जब क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, दो चीजें हैं। एक है इवेंट, जिसको हम कहते हैं कि घटनाएं होती हैं, चाहे वो फ्लैश फ्लड हो गया या बाढ़ हो गई, और दूसरा है फेनोमेना। फेनोमेना में ये धीरे धीरे होता है, आप नॉर्मलाइज कर देते हैं कि ऐसा ही होता है जी। 48 डिग्री टेम्परेचर 10 साल के बाद लगेगा कि हाँ इतना ही होता है, नॉर्मल ही है यहाँ का। तो हमें दोनों के ऊपर तैयारी करनी बहुत आवश्यक है कि हाँ हम उन इवेंट्स के लिए हम क्या प्रिपेयर करें, कि जिस तरह के फ्लैश फ्लड्स अगर आप देखें पिछले साल 15 दिन के अंतराल में शिमला जैसे जगह में कभी बाढ़ आ रहा है और कभी पानी खत्म हो जा रहा है। हम दिल्ली जैसे जगह में ही आप देखिए, पिछले वर्ष जो है इसी समय, इसके थोड़ी समय बाद हम कह रहे थे कि पानी बहुत ज्यादा हो गया, बाढ़ की स्थिति बन गई थी। और इस साल जो है हम अभी 2 दिन के अंदर एक थोड़ी सी बारिश हुई और हर जगह पानी भी जम गया, और अभी हीट वेव भी है। तो वो एक होलिस्टिक प्लानिंग की जो कमी है, और ये समझना कि ये दिस इज गोइंग टू स्टे, ये रहने वाला है। इसको सिर्फ आप एक एक्सेप्शन मत मानिए कि सबसे बड़ी गलती हमारा तंत्र और हम लोग ये सोचते हैं कि ये इस बार हुआ है, अब नहीं होगा। आपको और कितने ट्रेलर देखने की जरूरत है कि फिल्म आपको नहीं दिखेगी? फिल्म दिखनी शुरू हो चुकी है, क्लाइमेट चेंज आ चुका है ऑलरेडी, इसका इंपैक्ट। क्योंकि आज तो किसके भरोसे हम बैठे हैं सर? कौन आएगा वो जो जादू की छड़ी घुमाएगा और सब कुछ ठीक कर देगा? हम तो ऐसी ब्लास्ट हो रहे हैं सर। हम सबों को करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए बाहर से कोई दूत नहीं आने वाले हैं इस चीज को ठीक करने के लिए। जो मैंने कहा कि 3 लेवल पे इस पे काम करना बहुत आवश्यक है। एक है इंडिविजुअल लेवल पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा लाइफस्टाइल क्या है, और दूसरा सामाजिक रूप से, कलेक्टिवली समाज के रूप से हम क्या कर सकते हैं अपने पानी को बचाने के लिए, अपने पेड़ों को बचाने के लिए, हम कैसे ये कॉन्क्रीट आइलैंड ना बनाएं। और तीसरा, एज सरकार हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल कैसा होना चाहिए, हमारे कृषि के ऊपर हमारा क्या मॉडल होना चाहिए। क्योंकि जो चीज हम 10 साल पहले प्री क्लाइमेट चेंज इरा में हम जैसे जी रहे थे, जैसे हम खा रहे थे और जैसे अपने पानी का उपयोग कर रहे थे, वो हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर आप देखिए, हीट वेव इफेक्ट जो सबसे ज्यादा है वो गरीबों के ऊपर है। सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो, अमीर तो पहाड़ पे भी शायद चले जाएं, ट्रैफिक जाम में फंस जाएं, लेकिन गरीब जो है, वो जो किसान है, जो महिला है, जो वृद्ध है और जो बच्चे हैं, मोस्ट वल्नरेबल। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट सबसे ज्यादा गरीबों पे पड़ता है, और भारत में अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा गरीब जो है वो किसान है। तो इसके लिए एक समझ बनानी, एक निर्धारित समझ बनाना। अच्छा झा साहब, जितनी बातें आपने बताई, इसमें से कौन सी ऐसी नई बात है जो हम में से किसी को नहीं पता है? आप जानते हैं कक्षा दूसरी से ये सारी बातें तो मैं पढ़ते आ रहा हूं, मुझे अपना याद है सर। जितनी बातें आपने बोली, वो एसे राइटिंग कंपटीशन में मैं लिख दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, मुझे यकीन है, लेकिन मैं उसे इंप्लीमेंट नहीं करूंगा सर। ये जो हमारा एटीट्यूड है, ये जो माइंडसेट है, ये क्यों बदल नहीं रहा है? मुझे ये समझना है। वही है कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये आध्यात्म पर्यावरण जो है, पहले ऐसे के टॉपिक में हम लोग पेंटिंग बनाते थे और ऐसे लिखते थे और फिर कुछ कर देते थे 5 जून को या वाटर डे के दिन। अब जो है ये आध्यात्म का विषय नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई का विषय नहीं है, ये आपको महसूस हो रहा है। हीट वेव किसी बाहरी मुल्क में नहीं हो रहा है, आपके घर में हो रहा है। एयर पोल्यूशन से एस्थमा और कैंसर और बाकी चीजें किसी और को नहीं हो रही है, किताब में नहीं पढ़ रहे हैं आपके घर में हो रहा है। हर तीसरा बच्चा अगर दिल्ली में एस्थमेटिक है, नॉर्थ इंडिया में अगर मतलब विश्व के 10 सबसे प्रदूषित अगर शहर हैं वो अगर नॉर्थ इंडिया में हैं, तो ये सारी रियलिटीज हैं। इन रियलिटीज को सिर्फ हम एक अपने आईएएस के एग्जाम के मामले बढ़ गए हैं सर,
रिपोर्ट बताती है कि हर नौवा भारतीय कैंसर की जद में आ सकता है ड्यू टू एनवायरमेंट। सारा हम चीज तब भी है। नहीं सीख रहे। 2025 में कैंसर कैपिटल भारत घोषित हो जाएगा ड्यू टू एनवायरमेंट, फिर भी हम नहीं सीख रहे हैं। और वही चीज है उपाध्याय जी, एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि डेथ सर्टिफिकेट के बारे में जो सर जो बात कर रहे थे अभी, आज अभी तक ना डेथ सर्टिफिकेट जो होता है जब अस्पताल में कोई जाता है, बाकी अदरवाइज भी सर्टिफिकेट पे लिखा नहीं होता है कारण बहुत बार। Exactly. तो अगर डेथ बाय क्लाइमेट अगर जोड़ा जाए, और ऑलरेडी है, मतलब बहुत सारी स्टडीज, अभी एक हफ्ते पहले आया था कि 1.5 लाख लोग बच्चे 5 साल के कम के बच्चे हर साल भारत में वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। लैंसेट की रिपोर्ट है जो कहती है कि लगभग 15 लाख लोग, 1.5 मिलियन 15 लाख लोग हर वर्ष जो है वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। अगर रीजन फॉर डेथ, मृत्यु का कारण अगर पर्यावरण और वातावरण और ये एनवायरमेंट रिलेटेड हो जाए, तो भारत में सबसे ज्यादा मौतें जो हैं उस कारण से हो रही है। इसलिए हमें समझ बनानी इंडिविजुअली, कलेक्टिवली या फिर सरकारी तौर पे बहुत आवश्यक है।